हाँ तो बेटा स्टार्ट करते हैं थर्ड वीडियो इस सीरीज की। इसमें हम बात करेंगे केमिकल काइनेटिक्स के एमसीक्यूज की। ठीक है, टाइम वेस्ट ना करते हुए आपके क्वेश्चन नंबर 1 पे पहुंचते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन कैन बी जीरो और फ्रैक्शन। देखो मॉलिक्यूलैरिटी जो होती है वो होती है नंबर ऑफ रिएक्टिंग पार्टिकल्स रिएक्ट इन स्लोएस्ट या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो मॉलिक्यूलैरिटी जीरो नहीं हो सकती, मतलब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई। फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकती। मॉलिक्यूलैरिटी हैज नो मीनिंग फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। नहीं, क्यों नहीं होता? मीनिंग होता। मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन इज एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। ठीक है, तीसरा हो गया। चौथा, रिएक्शन विद मॉलिक्यूलैरिटी थ्री आर वेरी, थ्री गलत लिखा हुआ है, देर होगा, देर आर वेरी रेयर बट आर फास्ट। अभी यहाँ चारों ही ऑप्शन तुम्हारे देखो पहला ऑप्शन गलत है कि मॉलिक्यूलैरिटी जीरो नहीं हो सकती, बता दिया। मॉलिक्यूलैरिटी रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। मॉलिक्यूलैरिटी एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, एक्सपेरिमेंटल नहीं है। दो बातें गलत हो गई। रिएक्शन विद मॉलिक्यूलैरिटी थ्री, अगर किसी की मॉलिक्यूलैरिटी थ्री है तो वो बहुत कम पॉसिबल है, लेकिन वो बहुत तेज होगी, ये बात भी ठीक है। मॉलिक्यूलैरिटी हैज नो मीनिंग फॉर कॉम्प्लेक्स रिएजेंट। इस बात को मैं गलत करके बी ऑप्शन को रखूंगा। देखो मॉलिक्यूलैरिटी कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए कोई मीनिंग नहीं रखती। इसका क्या मतलब है? देखो अगर मैं आपसे बात करूं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की, तो किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर जब हम किसी चीज को रिएक्ट कराते हैं तो वहां पर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को देखते हैं, मॉलिक्यूलैरिटी को नहीं। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि मॉलिक्यूलैरिटी हैज नो मीनिंग फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। इस क्वेश्चन से हमें क्या क्या चीजें पता चली है? पहली बात, मॉलिक्यूलैरिटी एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट नहीं है। मॉलिक्यूलैरिटी जीरो नहीं हो सकती, फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। तीसरा, मॉलिक्यूलैरिटी अगर किसी की थ्री होगी तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो फास्ट रिएक्शन है। ठीक है, क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप एक स्लो स्टेप होता है। और किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मॉलिक्यूलैरिटी का कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब हम यहाँ पर मॉलिक्यूलैरिटी को थ्योरेटिकल कंसेप्ट लेके चलते हैं, हम रिएक्शन के अंदर इसको निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इन चारों में से मुझे सबसे बढ़िया इसका बी ऑप्शन लग रहा है। आगे चलते हैं। द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंटल रेट डेटा वर ऑब्टेन फ्रॉम ए प्लस बी गिव्स यू सी प्लस डी। ठीक है, यहाँ पे आपको डेटा दिया हुआ है, ए की कंसंट्रेशन दी हुई है, बी की कंसंट्रेशन दी हुई है और रेट दिया हुआ है। ठीक है, व्हाट आर द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी? अच्छा, तो यहां पर वो ऑर्डर मांग रहा है ए और बी का। तो हम इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करते हैं। जरा ध्यान दो, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा हो गया एक नंबर के हिसाब से। हम ये लेंगे ए की पावर एक्स बी की पावर वाई इज इक्वल्स टू रेट। ठीक, अब ए कितना आपका? 3 × 10⁻² की पावर एक्स, 2 × 10⁻², की पावर वाई, 1.89, 10⁻⁴ जगह कम है तो चला गया। अब ठीक है, देखो तो एक रेट ये बना, दूसरा ये बना। और तीसरा रेट ये बना। अगर मैं इनको डिवाइड करता हूं, ठीक है, तो डिवाइड करने पर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में से कट जाएगा, ये हिस्सा कट जाएगा आपका x का, y बचेगा। y दिखाई दे रहा है डिवाइड होने पर 4 और 2, तो यहाँ पे आपके पास 2 की पावर y इज इक्वल्स टू 1। तो y तो आपका 0 आ गया। जीरो ऑर्डर किस में दे रखा है? y।
ठीक है, तो ये आई आपकी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को डिवाइड करके। अब अगर मैं फर्स्ट और पावर किसकी मैच हो रही है, सेकंड और थर्ड को, यहाँ से तो y की इक्वेशन आई है, अगर मैं सेकंड और थर्ड को डिवाइड करता हूँ, ठीक है, ध्यान दो जरा, अगर मैं इक्वेशन सेकंड और थर्ड को डिवाइड करता हूँ तो आता है 2, ठीक है, की पावर x। कैसे, देखो, ये 3 है, ये 6 है, ठीक है, इन दोनों का डिवाइड किया, आ गया 2, ये 4 और 4 पूरा कट गया, इनको डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, 18 और 56, 7.5, 18 का 18 कम दूनी या चौके 4 पे, ठीक है। अब अगर मैं ये कहूं 2x इज इक्वल्स टू 2 की पावर 2, तो x किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के, तो यहां पर आपका y होना चाहिए 0 और x होना चाहिए 2, सी ऑप्शन होना चाहिए इसका, ठीक है। तो एक नंबर के हिसाब से तो बड़ा क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल समझ आ गया आपको क्या कह रहा है, मैं एक बार इसको यहां समझा देता हूं अलग से एक पेज पे। देखो, आपको पहले एक जनरल इक्वेशन लिखनी है ये, फिर उसके बाद इसकी फर्स्ट इक्वेशन, इसकी फर्स्ट कंसंट्रेशन रेज टू द पावर एक्स, सेकंड कंसंट्रेशन और रेट, ठीक, A1 B1 R1, फिर सेकंड R2, फिर थर्ड R3। ये 3 इक्वेशंस बन गई हमारी। तीनों इक्वेशंस में से जो इक्वेशन आपकी ऐसी लग रही हो जिसमें x खत्म हो जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी, जिसमें y खत्म हो जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये था इस न्यूमेरिकल को करने का तरीका। आगे चलते हैं, देखो क्या कह रहा है। इन अ रिएक्शन द initial concentration of reactant increase fourfold and the rate become 16, ठीक है। अब वो कह रहा है किसी की इनिशियल कंसंट्रेशन में 4 टाइम्स कर देता हूं, मान लो वो A था, इसको मैंने 4 टाइम्स कर दिया, तो उसका रेट कितना हो जाता है 16 टाइम्स, तो पक्की बात है यहां पर स्क्वायर पड़ा हुआ है। इन अ रिएक्शन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज 4 फोल्ड एंड द रेट बिकम 16 टाइम, ठीक है, ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 2, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा 2, ये आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। आगे देखते हैं, फॉर द रिएक्शन A plus 2B gives you C plus D, the rate law is given by this। एक रिएक्शन है जिसके अंदर A plus 2B दे रहा है C और D, और उसके अंदर रेट लॉ जो आता है आपका वो आता है R इक्वल्स टू K A डॉट B। द कंसंट्रेशन ऑफ A इज केप्ट कांस्टेंट व्हाइल द कंसंट्रेशन ऑफ B इज डबल। अच्छा, A की कंसंट्रेशन आप वही की वही रखते हो, ये आपका रेट है, लेकिन B की कंसंट्रेशन आप डबल कर देते हो, इसको K ले लो, ठीक है, ठीक है। तो रिएक्शन क्या हो जाएगी डबल, ये 2 बाहर ले लो, इसको R डैश कर दो, A A B, तो ये जो आपका रेट है ये ओरिजिनल रेट है जो डबल हो गया है नए रेट से। बात को समझो, अब मैं आपको कहूं कि मान लो आपका जो इक्वेशन थी वो ये होती, अब मैं B को डबल करता तो डबल का क्यूब हो जाता, समझ रहे हो, वो जो 2 है उस 2 का क्यूब होके 8 टाइम्स बन जाता। तो इस क्वेश्चन में हमने ये भी देख लिया। आगे चलते हैं, द रेट ऑफ रिएक्शन A plus B gives you product is given by a equation R is equal to this and that, B is taken in large excess। अगर B को मैं लार्ज एक्सेस में लूंगा तो सिर्फ B का रेट देखा जाएगा, आपका जो रेट है वो ये है K A B। अब मान लो इसका ऑर्डर है X और इसका ऑर्डर है Y, अगर ये लार्ज एक्सेस में तो
मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलूंगा y, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ b विच इज इक्वल्स टू y। तो यहां पर 1 है तो आंसर होगा 1। आसान है। अगर आप किसी चीज को एक्सेस में यूज कर रहे हो तो उस ही रिएक्टेंट को हम रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल मानते हैं। अगला क्वेश्चन, फॉर द रिएक्शन a प्लस गिव्स यू a प्लस 2b गिव्स यू AB2, द ऑर्डर with respect to A is 2 and with respect to B is 0। तो A का ऑर्डर कितना है 2, B का ऑर्डर कितना है 0। What will be change in rate of reaction if the concentration of A is double and B is half? अच्छा B पे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, जिसका ऑर्डर 0 है उसको हाफ करो, डबल करो, ट्रिपल पड़ो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जिसका ऑर्डर 2 है उसको इसने कितना कर दिया है डबल, तो नया रेट जो हो जाएगा वो 4 टाइम्स हो जाएगा। तो वो कह रहा है इंक्रीज 4 टाइम्स, ये आंसर है इसका। आसान है। मैंने एक को कहा ऑर्डर 0 है, जिसका ऑर्डर 0 है उसकी कंसंट्रेशन को ऑल्टर करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर किसी की पावर आप 0 कर देते हो तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है, कांस्टेंट वैल्यू आती है। चाहे उसके आगे आप हाफ लगाओ, 3 लगाओ, 2 लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, फॉर रिएक्शन 3A गिव्स यू 2B, रेट ऑफ रिएक्शन इज प्लस dB/dt। अच्छा, इज इक्वल्स टू, अब इस रिएक्शन के अंदर हम ये देख रहे हैं कि रेट का फॉर्मूला हमारा बैठेगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला ये तो ये नहीं काम आएगा। चलो रिएक्टेंट से लेते हैं, रेट इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट dA/dt। ठीक, अच्छा, और वो कह रहा है कि रेट आपका इक्वल है dB/dt के, प्लस dB/dt। dB/dt के लिए रेट निकाले तो यहाँ से क्या आता है प्लस 1/2 dB/dt। ठीक है, लो हो गया। अब वो कहता है अगर, अच्छा एक बात समझो, अगर मैं रिएक्टेंट की बात करता हूं तो उसकी कंसंट्रेशन या उसका रेट जो होता है नेगेटिव होता है, अगर मैं प्रोडक्ट की बात करता हूं तो उसका रेट पॉजिटिव होता है। ठीक है, रिएक्टेंट डिक्रीज करता है, प्रोडक्ट इंक्रीज करता है, इसलिए रिएक्टेंट का जो रेट आता है वो नेगेटिव आता है, प्रोडक्ट का पॉजिटिव आता है। एक बात। दूसरी बात, ये आपके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, जैसे इसके लिए मैंने लिया 3 तो ये आ गया 1/3, इसके लिए 2 तो ये आ गया 1/2, और ये क्या है dA/dt dB/dt। ठीक, अब मैं अगर इन दोनों को इक्वेट करता हूं तो dB/dt माइनस से 2 ऊपर चला जाएगा, 2/3 dA/dt के इक्वल आता है माइनस के साथ। ठीक है, दिखाई दे रहा है, तो माइनस 2/3 dA/dt इज इक्वल्स टू dB/dt। आसान है क्वेश्चन। इसमें हमने क्या किया, क्वेश्चन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दिए हुए थे, दोनों की कंसंट्रेशंस ली, जो रिएक्टेंट थे उसको नेगेटिव कंसंट्रेशन के साथ लिया, जो प्रोडक्ट थे उसको पॉजिटिव कंसंट्रेशन के साथ लिया और इक्वेट कर दिया। अगला क्वेश्चन, द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज 16 टाइम्स व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इंक्रीज 4 टाइम्स। तो ऑर्डर क्या होगा 2। अभी थोड़ी देर पहले सेम क्वेश्चन कराया था। ठीक है, द करेक्ट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ अर्हेनियस कंसेप्ट इज a इज इक्वल्स टू e रेज टू द पावर माइनस EA/RT और कांस्टेंट a। ठीक है, सी, ये जो एक्सप्रेशन दिख रहे हैं ना बेटा आपको, ये जिस भी फॉर्मेट में लिखा है उसमें सब्सक्राइब करने में दिक्कत आ रही होगी या अपर सर्किट करने में दिक्कत आ रही है, इसलिए नीचे आया हुआ है। इसका मतलब ये है AE माइनस EA/RT। ठीक है, आगे चलते हैं। इन अ गिवन ग्राफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन द स्लोप, गिवन ग्राफ गिवन नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका क्वेश्चन का भी ग्राफ ऐड करना पड़ेगा।
क्वेश्चन नंबर 11, फॉर अ रिएक्शन A plus 2B gives you C plus D. The order of reaction is, कहता है एक रिएक्शन के लिए A plus 2B दे रहा है C plus D, ठीक है। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? पहले के लिए फर्स्ट दिखाई दे रहा है, दूसरे के लिए सेकंड दिखाई दे रहा है। कांट बी प्रिडिक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली, बिल्कुल ठीक, सी आंसर है इसका। हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सिर्फ ये देखकर पता नहीं लगा सकते कि इनके सामने के स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। थ्योरेटिकली हम मॉलिक्यूलरिटी कैलकुलेट करते हैं। इफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस ए इज 1.5 m, अगर इनिशियल कंसंट्रेशन जो है किसी ए सब्सटेंस की 1.5 m है, 120 सेकंड के बाद वो 0.75 रह जाती है, तो रेट क्या होगा? रेट होता है डी ए बाई डी टी। डी ए का मतलब होता है यहाँ पे चेंज, कितना चेंज हुआ है? 0.75 माइनस 1.5 इन 120 सेकेंड। अब इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है, आसान क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन इज reduced to the in a zero four order reaction, अच्छा reduced to 4 order reaction, then time taken to half the reaction of half the reaction to complete is, यहाँ कुछ गड़बड़ है बेटा। इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन इज रिड्यूस टू समथिंग होना चाहिए, ये जो टी एच लिखा है ना, ये कुछ है, देखो ध्यान दो, हम इसको मान लेते हैं 4, यहाँ पे आया है बेटा, हटाओ इसको, 1/4 इन अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन इज रिड्यूस टू, पहले तो जीरो ऑर्डर के बारे में बात करते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो टाइम टेकन कितना लगेगा? जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ क्या होता है? जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ होता है इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइड बाय 2k, ठीक है। के पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यहाँ पर ए नॉट पे फर्क पड़ रहा है, वो हो गया है ए नॉट का 1/4, ठीक है। तो अब जो नया टी हाफ आया उसमें क्या डिफरेंस आया है? इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन इज रिड्यूस टू 1/4 in zero order reaction, then the time taken for the half reaction to complete is reduced to 1/4, b reduced to 1/4। अगर मैं आपसे बात करता यही फर्स्ट ऑर्डर की, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर के बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ध्यान रखिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड नहीं करता इनिशियल कंसंट्रेशन पे या किसी भी टी टाइम के कंसंट्रेशन पे। उसका टी हाफ जो होता है वो होता है 0.9693 डिवाइडेड बाय के, खत्म। वो सिर्फ डिपेंड करता है के पे, वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि इनिशियल कंसंट्रेशन जो थी वो कितनी थी। आगे चलते, फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन ऑफ टाइप ए प्रोड्यूस टाइप ए products, the rate equation may be expressed as, ये फिर ऑप्शनों में गलती है, लेकिन अब हमें एक चीज पता है, ये जीरो ऑर्डर है, ठीक है। जीरो ऑर्डर का जो एक्सप्रेशन बैठेगा आपका के का, वो क्या बैठेगा? ए नॉट माइनस ए बाय टी। ये जो 414 लिखा है ना, ये ए और ए नॉट है, गलती से आ गया। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा आपका ये, जिसकी भी वैल्यू होगी के इक्वल्स टू ए नॉट माइनस ए बाय टी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द स्लोप in the plot of log r versus time for first order reaction is, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे log r वर्सेस टाइम ग्राफ की। ये ग्राफ आपको आना चाहिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। यहाँ पर होगा log r नॉट, ये है आपका y एक्सिस log r, और यह आपका टाइम t, और यहाँ पे आपका स्लोप आता है माइनस के, ऑप्शन बी। वी स्लोप है सी वी,
गलती से इसने 4 ऑप्शन अजीब से दिए, ठीक है। स्लोप है इसका -k। आगे चलते हैं। द हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन इज डबल व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन इज डबल। कह रहा है हाफ लाइफ जो है वो डबल हो जाती है जब हम इनिशियल कंसंट्रेशन को डबल करते हैं। तो कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होना चाहिए? अगर ये फर्स्ट ऑर्डर होता तो वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। ये जीरो ऑर्डर है जो अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन करके बताया था, जो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो इट शुड बी जीरो ऑर्डर। आगे, विच रेडियो एक्टिव आइसोटोप वुड हैव द लॉन्गर हाफ लाइफ टाइम, दिस और दिस? देखो यहाँ पे जो दे रखा है ना आपको, ये ऑक्सीजन है। एक है ऑक्सीजन 15 और एक है ऑक्सीजन 19, ये जो दो दिए हुए हैं। और इनके रेट कांस्टेंट भी दिए हुए हैं आपको। एक का दिया है 5.63 10 की पावर -3 और एक का दिया है 2.38 10 की पावर -2। ठीक है, अब यहाँ पर इसका अगर आप डेट देखोगे तो वो आएगा 0.56 10 की पावर -2। ये पावर इक्वेट करने के लिए मैंने इसको छोटा कर दिया। अब किसकी किसका जो रेट कांस्टेंट है वो छोटा है, O15 का। जिसका रेट कांस्टेंट छोटा है उसको डेके होने में भी टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। और वो यहाँ पूछ रहा है किसकी लाइफ ज़्यादा होगी, विच रेडियो एक्टिव आइसोटोप वुड हैव लॉन्गर लाइफ। जिसका डेके होने में टाइम ज़्यादा लगेगा उसकी लाइफ ज़्यादा होगी। तो जिसका के छोटा होगा उसको डिके होने में टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए उसकी लाइफ ज़्यादा होगी। तो आंसर इज O15, ए होगा बेटा इसका ऑप्शन, ठीक है। बोथ द सेम डी हाफ गलत, क्योंकि दोनों का के सेम नहीं है। नॉन ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन गलत, ये O19 है और एक है O15। तो 15 वाले का जो के है वो छोटा है, इसलिए उसको डेके होने में टाइम ज़्यादा लगेगा। आगे ध्यान दो। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी इज। देखो अर्हेनियस कंसेप्ट कहता है के होता है ए ई रेज टू द पावर माइनस ई अपॉन आर टी। बात ठीक है। तो आपका के आता है ए ई रेज टू द पावर माइनस ई अपॉन आर टी। तो के बाय ए क्या होगा, ई रेज टू द पावर माइनस ए अपॉन आर टी। उसने कहा है फ्रैक्शन क्या होगा मॉलिक्यूल्स का हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। तो वो आएगा आपका ये बी ऑप्शन होगा इसका, ई रेज टू द पावर ई ए अपॉन आर टी। ये बी नहीं है, ई ए अपॉन आर टी, ठीक है। द फ्रैक्शन मॉलिक्यूल हैविंग द एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी इज ई रेज टू द पावर ई अपॉन आर टी। यहाँ पे ई है आपका एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है। तो अगर एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल एनर्जी है उससे ज्यादा हो तो आपका फ्रैक्शन जो आएगा के और ए का वो आएगा ई रेज टू द पावर ई अपॉन आर टी। अगला क्वेश्चन, इन इफेक्टिव कोलिजन द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल मस्ट हैव। एक इफेक्टिव कोलिजन के अंदर कोलाइडिंग मॉलिक्यूल जो होने चाहिए उनकी प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी जरूरी है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी होना जरूरी है, थ्रेशोल्ड एनर्जी होना जरूरी है, या थ्रेशोल्ड एनर्जी और प्रॉपर ओरिएंटेशन दोनों होना जरूरी है। डी ऑप्शन है इसका। उसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी का होना जरूरी है और प्रॉपर ओरिएंटेशन का होना जरूरी है। वो कह रहा है अगर मैं बात करूं इफेक्टिव कोलिजन में कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स के पास क्या क्या होना चाहिए, तो पहली चीज उनका प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए और थ्रेशोल्ड एनर्जी होनी चाहिए। फिर तुम कहोगे भैया आपने मिनिमम एक्टिवेशन एनर्जी की बात क्यों नहीं करी। अगर मैं कोलिजन थ्योरी की बात करूं तो उसके अंदर एक्टिवेशन एनर्जी की बात ही नहीं की गई है, ठीक है। उसके
उसके लिए हमें अर्हेनियस का कंसेप्ट देखना होगा, तो इसका ऑप्शन आता है डी। अगला, अर्हेनियस इक्वेशन कैन बी रिप्रेजेंट ग्राफिकली एज फॉलो। बेटा यहाँ पे लॉग के और 1/t का ग्राफ है। देखो ये ग्राफ में दिक्कत है थोड़ी सी, ग्राफ डले ही नहीं, पता नहीं कैसे। लॉग के और 1/t का ग्राफ है ये, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन कौन सी आती है आपकी, लॉग के इज इक्वल्स टू लॉग ए माइनस ए अपॉन में आर 1/t, ठीक है। 1/t आपको दिखाई दे रहा है, लॉग के आपको दिखाई दे रहा है एक्स एक्सिस पे, ये होगा आपका इंटरसेप्ट लॉग ए, और ए अपॉन में आर है आपका स्लोप, नेगेटिव स्लोप ए अपॉन में आर, ठीक है। तो क्वेश्चन में पलट के ये भी पूछ सकता है आपसे, ग्राफ दे देगा, पूछेगा स्लोप क्या है, ठीक है। ये पूछ सकता है कि वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट क्या है, बस, और तो कुछ नहीं खास पूछ सकता। ये क्वेश्चन बेटा गलत लिखी हुई है, आगे चलते हैं। एक ग्राफ वाला पीछे भी क्वेश्चन रह गया था, वो देख लेते हैं। इन द ग्राफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हम ग्राफ वैसे भी जानते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ आर और टाइम के बीच में। तो इसका स्लोप क्या होता है, इसका स्लोप होता है नेगेटिव के, और इंटरसेप्ट क्या होता है आर नॉट, लॉग आर नॉट नहीं, सिर्फ आर नॉट, ठीक है। तो यहाँ चार ऑप्शन में आपको मिलता है ये बी, इसका स्लोप होता है माइनस का के और इसका इंटरसेप्ट होता है आर नॉट। आगे चलते हैं। अब आते हैं आपके असर्शन रीजन को। असर्शन क्या है, देखो, द यूनिट ऑफ रेट ऑफ कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड द रेट ऑफ रिएक्शन आर सेम। हाँ, जीरो ऑर्डर के लिए के इक्वल टू आपके रेट के होता है, ठीक है। रीजन, इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दोनों बातें ठीक है। तो यहाँ पे असर्शन भी ठीक है और रीजन भी ठीक है। दूसरा देखते हैं, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट एंड, ये तो सेम आ गया क्वेश्चन, द रेट इज इंडिपेंडेंट, दोनों क्वेश्चन सेम आया गलती से। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, द हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन is the same in which the concentration of reactant is reduced to half of its initial concentration। पहली बात ठीक है। In first order kinetics, when the concentration of reactant is double, its half lifetime is double। ये बात गलत है। इनिशियल कंसंट्रेशन पर टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर की डिपेंड नहीं करती, पहली वाली बात ठीक है। असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज रॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ आपका यह टॉपिक समाप्त हो जाता है। तो अब आपके क्वेश्चन खत्म हो गए हैं PYQs के केमिकल काइनेटिक्स के, ठीक है। 3 चैप्टर हो गए आपके, सोल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो नेक्स्ट में उठाएंगे हम आपका डी ब्लॉक। तब तक के लिए राधे राधे।